Good morning, everyone. Welcome to Polity Revision series. So, in this class, we'll be talking about a right to freedom of religion and then cultural and educational rights. So, Article 25 says that all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate religion. Freedom of conscience क्या हुआ? Inner freedom of an individual. जैसे वो चाहे भगवान से कनेक्ट करना वो कर सकता है. राइट टू प्रोफेस, अपने रिलीजन के बारे में बात कर सकता है, अपने रिलीजन के बिलीव्स को, अपने फेथ को वो ओपनली और फ्रीली डिक्लेयर कर सकता है, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है. लेकिन प्रोपोगेट करने का ये मतलब नहीं है कि वो दूसरे पर्सन को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करे. ये हक नहीं है उसको कि किसी को भी पकड़ा और बोला कि चल मेरे आ जा, मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जा. क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो उसको रिलीजन को कन्वर्ट करने में, तो तुम उस बंदे के राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी इम्पिंज कर रहे हो. उसका भी तो राइट होगा ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन का. तो ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी है. लेकिन जैसे हर किसी राइट में पढ़ा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वैसे इसमें भी हैं. सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और अदर फंडामेंटल राइट्स किसी के इम्पेंज ना हो, तो उन सब के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो रेगुलेट कर सकती है या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी, या फिर स्टेट प्रोवाइड कर सकती है सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, या फिर जो हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशंस हैं पब्लिक कैरेक्टर के, उनको सभी सेक्शंस और क्लासेस के लिए ओपन कर सकती है. जो आर्टिकल 26 है वो हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन या उसकी किसी भी सेक्शन को फॉलोइंग राइट्स देता है कि वो एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करें या मेंटेन करें फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस. राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन. राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ. प्लीज़ नोट दिस पॉइंट कि आर्टिकल 25 जो है वो एक इंडिविजुअल के राइट को गारंटी करता है, लेकिन जो आर्टिकल 26 है ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस या उनकी सेक्शंस के राइट को गारंटी करते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू. 27 जो है वो ये बात करता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. और इसी बात को अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो स्टेट जो है शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी. जो टैक्स कलेक्ट किया है स्टेट ने वो पब्लिक मनी होती है, उसको नहीं स्पेंड करना चाहिए फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए वो ये जो टैक्स पेयर्स की मनी है वो स्पेंड नहीं कर सकती. और स्टेट ना ही किसी एक रिलीजन को फेवर कर सकती है दूसरे रिलीजन के रिलेटेड. अगर टैक्सेस यूज़ करने हैं तो इट शुड बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स. अब यहाँ पे जो हमने टैक्स की बात करी, जो स्टेट है वो सिर्फ टैक्स नहीं लगा सकती लेकिन फ़ी लगा सकती है. जैसे पिलग्रिमेज होती है उस पर फ़ी लगती है, या अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके लिए भी फ़ी लगती है. तो फ़ी लगा सकते हैं लेकिन टैक्स नहीं ले सकते. आर्टिकल 28 ये कहता है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टेट फंड से मेंटेन होते हैं, कंप्लीटली स्टेट फंड से मेंटेन होते हैं, उनमें किसी भी तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे. लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस किसी ट्रस्ट के अंदर या फिर किसी एंडोमेंट के अंदर इस्टेब्लिश हुए होते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को इम्पार्ट करने की, वहाँ पे ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर देयर. फर्स्ट जो पूरे के पूरा स्टेट फंड से मेंटेन होता है. दूसरा स्टेट एडमिनिस्टर करता है लेकिन इस्टेब्लिश किसी ट्रस्ट ने किया होता है या किसी एंडोमेंट ने किया होता है. और तीसरा जो इंस्टीट्यूशंस स्टेट रिकग्नाइज करता है, जिनको पहचानता है. एंड डी इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, के स्टेट से भी वो मदद लेते हैं. जो इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय स्टेट हैं, पॉइंट ए, इनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल प्रोहिबिटेड है. लेकिन बी, जैसे हमने पहले भी कहा कि जो किसी ट्रस्ट या एंडोमेंट के अंदर एस्टैब्लिश हुए होते हैं वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है.
और जो सी और डी हैं, रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट, वहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे अगर तुम चाहो तो तुम ले सकते हो, तुम चाहो तो तुम नहीं ले सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सी और डी में वॉलंटरी बेसिस पे होगा। Article 29, now this Article 29 and 30 they come under cultural and educational rights. 25th से 28th तक जो हमने पढ़ा, that was right to freedom of religion. 29 says that any section of citizens residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. कि इंडिया के किसी भी पार्ट में कोई भी सेक्शन सिटीजन्स की जिनकी एक अपनी लैंग्वेज है, अपनी स्क्रिप्ट है या अपना कल्चर है, उनको हक है उसको कंजर्व करने का। और किसी भी सिटीज़न को एडमिशन डिनाई नहीं होगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट मेंटेन करता है या स्टेट से फंड लेती है। यहाँ पे जो आर्टिकल 29 है, it grants protection to both religious minorities as well as linguistic minorities. अब कभी इलेक्शन होते हैं तो ऐसे कैंपेनिंग में पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं ना कि हम इस लैंग्वेज को कंजर्व करेंगे या हम इस कल्चर को ऐसे करेंगे, तो ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है। देयरफॉर इट डज नॉट अमाउंट टू करेक्ट प्रैक्टिस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो ये पॉइंट याद रखना अगर एग्जाम में आ गया। और आर्टिकल जो 30 है वो ग्रांट्स द फॉलोइंग राइट्स टू माइनॉरिटीज़ वेदर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। ये एक बात यहाँ पे है कि जो टर्म माइनॉरिटी है इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है कि माइनॉरिटी किसको बोलोगे आप, लेकिन जनरल रेफरेंस के लिए हम रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को रेफ़र करते हैं। All minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. अब ये आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट किया गया था फंडामेंटल राइट्स में बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो अब अगर राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, इसको डिलीट कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। तो इसका मतलब जो कॉम्पनसेशन अमाउंट स्टेट फिक्स करेगा किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, इट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट आर्टिकल 30 और द राइट गारंटीड टू देम। क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट अब नहीं है। और जो आर्टिकल 30 है इट इज़ कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज़ and does not extend to any section of the citizens as under Article 29. अब 29 में हमने देखो यहाँ पे किया था, इधर लिखा है provides any section of the citizens। अब ये minority majority कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन यहाँ पे जो Article 30 है is confined only to minorities and does not extend to any section of the societies as under Article 29. माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। एक पहले जो रिकग्निशन और एड लेते हैं स्टेट से, दूसरे जो सिर्फ रिकग्निशन लेते हैं और एड नहीं लेते, और तीसरे जो ना तो रिकग्निशन लेते हैं ना एड लेते हैं। अब पहले और दूसरे जो कि ये रिकग्निशन और एड लेते हैं स्टेट से, देयरफॉर दे आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट विद रिगार्ड टू सिलेबस, प्रिस्क्रिप्शन, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ एंड सो ऑन। अब पीछे न्यूज़ में भी ये था कि जो कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे स्टेट ने सिलेबस को प्रिस्क्राइब किया है या एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब किया है, सो देयरफॉर आर्टिकल 30 becomes important. Alright, so next we'll be dealing with Article 32 and thank you for your time. You have a great day.